ठीक है, तो let us have a very brief understanding, and if you have any questions or if you have anything to clarify, so you can stop me in between and ask. देखिए, हमने 4 कॉन्सेप्ट्स कल डिस्कस करने की बात की थी। एक तो था ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, ठीक है ना, एडोर्नोस की कॉन्सेप्ट था, तो उसको हमने ऑलरेडी जो है आपको बता दिया था। उसके बाद है ओबीडियंस टू अथॉरिटी। ओबीडियंस टू अथॉरिटी इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिलग्राम, हम इस पे आते हैं। इसके छोड़ के कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो कि फेस्टिंगर का नोशन है, एंड लास्ट दैट इज जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट। तो लेट अस स्टार्ट विद जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, ठीक है। अब जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, इस चीज को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा। नाउ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1971 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिसको फेमस या पॉपुलरली नोन एज द जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये बेसिकली प्रिजनर और जो सो कॉल्ड गार्ड्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को या उनके बीच के अंडरस्टैंडिंग को जो है एक्सप्लेन करने की बात करता है। और ये क्या करता है या क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि कुछ लोगों को रिक्रूट किया गया। यू कैन मेक दिस एक्सपेरिमेंट लाइक दिस कि सपोज अभी आपके क्लास में बच्चे हैं, तो हमने 10-10 बच्चों को ले लिया और कुछ लोगों को हमने गार्ड बना दिया और कुछ लोगों को हमने प्रिजनर बना दिया, ठीक है ना। एंड वी आर इनटू अ गेम। हाँ, और इस गेम में जो है बहुत स्ट्रिक्टली जो है कुछ वो बताए गए थे, रूल्स बताए गए थे। आई विल लाइक टू रीड दोस रूल्स। जनरल रूल्स क्या थे? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रिवेंट प्रिजनर्स फ्रॉम एस्केपिंग एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल से है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, प्रिजनर्स को भागने नहीं देना है, और जो है किसी भी तरीके से वायलेंस में जो है पार्टिसिपेट नहीं करना है। नाउ दिस इज समथिंग जो कि बहुत क्लियरली स्टेट किया गया था कि आपको किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना है। मतलब कि जो गार्ड्स हैं वो कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, वो जो है प्रिजनर्स को भागने भी नहीं देंगे, और क्या बोलते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। अब मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा था कि उनको दोनों टाइम खाना खिलाना है या 3 टाइम 4 टाइम खाना खिलाना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है, दिस एंड दैट। बस एक गेम था जिसको कि इनिशियली करीब करीब 2 वीक्स के लिए जो है प्ले करने की बात थी। और उसमें प्रिजनर्स और गार्ड्स दोनों को ही, क्योंकि उनको प्ले करना था, उनको रहना था उस जगह पे, एंड सो ऑन। सो दे वर आल्सो गिवन दिस टास्क, एंड उनको कहा गया था कि आप जो है ऐसा करोगे और आपको पर डे पे भी करेंगे। तो ठीक है, लोग ने वॉलंटियर किया और उनको ये गेम खेलना था। और आप देखो कि इसमें कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फॉर कि आपको थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, बिजनेस को भागने से रोकना है। ऑब्वियसली बिजनेस क्यों भागेगा, वो 15 दिन के बाद ऐसे ही। और गार्ड्स भी कोई गार्ड्स नहीं थे, नॉर्मल गार्ड्स नहीं थे, मतलब नॉर्मल लोग थे जिनको कि गार्ड्स बनाए गए थे। नाउ द थिंग इज कि आफ्टर द सेकंड डे ओनली और आफ्टर द फर्स्ट डे आई गेस सो, देयर वाज वायलेंस बिटवीन प्रिजनर्स एंड द गार्ड्स। प्रिजनर्स जो है ऑथोरिटेरियन बन गए, ओ सॉरी, गार्ड्स जो है ऑथोरिटेरियन बन गए, प्रिजनर्स जो है सबमिसिव बन गए। प्रिजनर्स ने कुछ काम या बातें मानने से इनकार कर दिया, गार्ड्स ने उनको मनवा के छोड़ा, उनसे पुशअप लगवाया, उनको मारा पीटा, एंड अल्टीमेटली इट वेंट सो वायलेंट कि आफ्टर अ वीक और सो इट वाज स्टॉप्ड, ठीक है ना। और जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आई, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी problematic थी. It appeared that the roles assigned to the students allowed them to break free of the conditioning of socialization and regress to a natural state of conflict and violence. This was the observation. कि एक बार जैसे रोल्स प्ले करने के लिए दिया गया, तो पीपल स्टार्टेड प्लेइंग दोज रोल्स मोर देन व्हाट दे वर इनिशियली, या जिस तरीके के वो ह्यूमन बीइंग थे उस तरीके को छोड़ के उनको जो रोल प्ले करने के लिए दिया गया ना, so that role was something which they took and which they played with lot of rigor and vigor and so. ये एक्सपेरिमेंट जो है ये बताने की कोशिश करता है that when you are in a position
तो आप कभी कभार भूल जाते हैं आप क्या है, और आप उस पोजीशन, उस स्टेटस, उस रोल को प्ले करने में जो है यू बिकम मोर इंटरेस्टेड। तो ये जो कभी कभार हम पूछते हैं कि टॉर्चरर्स कैसे इतना टॉर्चर कर लेते हैं जबकि वो बहुत नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, पोजीशन को होल्ड करते हुए पीपल डू नॉट थिंक इवन ट्वाइस दैट व्हाट दैट दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग, है ना। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि मतलब जिसको कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, बट पीपल डू दोज थिंग्स अ लॉट, है ना, एंड दे गो ऑन टू डू स्टफ which are very very inhuman by nature. So this becomes, or this is one of the things which was established by Zimbardo's experiment. Excuse me, sir. सर जिम्बार्डोज एक्सपेरिमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि मतलब मैं अभी एक चैट में एक लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। सर ये यूट्यूब वीडियो है, इसमें इन्होंने जिम्बार्डो का इंटरव्यू भी किया है और मतलब एक काउंटर एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस स्टडी में इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि मतलब ये जो आपने साइकी बताई कि मतलब आपको अगर पावर और अथॉरिटी दी जाए तो लोग अनजस्ट फायदा उठाते हैं उसका। सर तो इन्होंने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया कि मतलब नेचुरली ऐसा नहीं है, और मतलब इस स्टडी में इन्होंने लोगों को जबरदस्ती अथॉरिटी दी, सामने कोई है नहीं तब भी मतलब अनजस्ट होने का मौका दिया, पर वो हुए नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट मैं ये बता रहा हूँ कि दोज पीपल हु आर who cannot control the power and authority which is vested in them, they go on to do certain things which are highly inhuman by nature or absolutely। ये जो वीडियो है इसमें इन्होंने इनमेट्स का भी इंटरव्यू किया जो उस एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे। तो उन्होंने बोला उन्होंने ऐसा बिहेवियर इसलिए किया क्योंकि मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले जो स्टडी कंडक्ट करवा रहे थे, मतलब उनका कहना था कि we were expected to behave like that, इसलिए हमने ऐसा किया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। There is also a movie which is made on this. The movie's name is The Experiment. आप वो भी देख सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो हमारे लिस्ट में भी है, जो ह्यूमन राइट्स की मूवीज की लिस्ट है उसमें भी है। तो अल्टीमेटली पता है बात क्या है? बात ये है कि समटाइम्स यू हैव द रीजन टू ब्रेक फ्री from your natural discourse and behaving like the role which has been assigned to you, ठीक है। तो जैसे कि बहुत बार जैसे बहुत सारे लोगों के लिए इस तरीके से कहा जाता है, स्पेशली बॉलीवुड के बहुत सारे विलन्स हैं जिसमें कि एक पर्सन प्रेम चोपड़ा भी हैं, दैट इन रियल लाइफ ही इज अ वेरी वेरी वेल बिहेव्ड, और ही वाज, आई गेस प्रेम चोपड़ा इज नो मोर, ही वाज अ वेरी वेल बिहेव्ड एंड अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। बट जो उन्होंने रोल्स प्ले किए हैं मूवीज में, वो जो है वो बहुत ही नेगेटिव रोल्स हुआ करते थे। और मतलब पीपल यूज्ड टू मेक, मतलब आप पुराने इंटरव्यूज भी देख सकते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि पीपल यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड कि दिस गाय प्लेज सच काइंड ऑफ रोल्स। लेकिन उन्होंने खुद ने भी कहा है कि जो है मुझे जब वो रोल्स दे जाते थे तो मैं उस रोल में एंटर करके जो है उस रोल को प्ले करता था। बात वही है। अब वो तो एक सिल्वर स्क्रीन की बात है या एक रील अंडरस्टैंडिंग है, तो हम लोग जो है बोलते हैं कि ओके समबडी हैज प्लेड अ वेरी गुड कैरेक्टर, अ वेरी गुड रोल, अवार्ड्स देते हैं हम उन लोगों को, एक्कोलेट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं। ऑन द अदर हैंड इन रियल लाइफ when a person is having a profession like that, तो उसमें शायद हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते, या हम जो है ये कहने लग जाते हैं कि दिस पर्सन इज सो पावर हंग्री या समथिंग लाइक दैट एंड सो ऑन। एनीवेज, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कुछ चीजें बताता हूँ बिफोर यू कम ऑन टू मोर ऑब्जर्वेशंस लाइक दैट। Sir, how is breaking free from your character, that means the freedom that you mentioned right now, is related to torturing someone? Actually, if you अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस पे भी आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या होता है कि जब आप एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में एंटर करते हो तो आपको लगता है कभी कभार कि सामंजस्य नहीं है, है ना।
जैसे एक हैंगमैन एट होम करके हमने एक जमाने में पोएम या स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें कि ये डिस्कशन था कि एक हैंगमैन हुआ करता था, यानी कि जिसको हम लोग जल्लाद कहते हैं इंडिया में। तो उसका काम होता था कि लोगों को फांसी देना। तो बट एट होम ही ऑलवेज यूज्ड टू फील, एक तो जब घर पे होता था तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी नॉर्मल person and very filled with lots of emotions and melancholy and stuff like that। और बहुत ही टची टाइप का आदमी, जैसे आप लोग कहते हो आजकल, है ना, टची है ये बात, है ना, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। और उस चीज को जो है उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करता था कि कैसे मैं ऐसे काम करता हूँ। तो बहुत बार जब बहुत सारे लोग अभी आते हैं, हम कॉग्निटिव डिसोनेंस पे बताता हूँ, पर जस्ट टू गिव द आंसर टू यू, कि जब दो लोग, एक पर्सन जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स प्ले करता है और उसको एक जगह पे एक तरीके से रोल और दूसरी जगह पे उसको काफी ऑपोजिट रोल प्ले करना पड़ता है, तो ही और शी इज अनेबल टू समटाइम्स इवन फेस द प्रेशर कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं। और अल्टीमेटली फिर वो इसी जगह पे आके सोचता है या रोकता है अपने आप को कि इट इज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशन, एंड सिंस इट इज द डिमांड ऑफ द प्रोफेशन, तो मुझे उसमें उसको जो, जैसे हम बहुत बार ऐसा भी कहते हैं ना, पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए, तो उस चीज को जो है वो चरितार्थ कर लेता है या उसको जो है रैशनलाइज कर लेता है। आता हूं मैं उस पर, तो उसको बताता हूँ। जिम्बार्डोस एक्सपेरिमेंट को जरा मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं कि कभी कभार क्या होता है, जिम्बार्डोस जो फाइंडिंग थी, है ना, हालांकि ये सारे फाइंडिंग साइकोलॉजिकल बेस्ड है, किसी एक पर्सन पे शायद एप्लीकेबल ना हो, बट फिर भी समझना जरूरी है कि जो फाइंडिंग थी, वो फाइंडिंग ये कहती है कि पीपल व्हेन गिवन अथॉरिटी, तो वो एक अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। इस तरीके से पीपल हु आर गिवन फ्रीडम एक दूसरे तरीके से बिहेव करते हैं। मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, शायद आप सारे लोग बहुत अच्छे से समझ पाओ। जब आप अपने पेरेंट्स के सामने होते हैं तो एक अलग तरीके से बिहेवियर रखते हैं, आप ही होते हैं। और जब आप अपने पेरेंट्स के सामने नहीं होते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो एक दूसरे तरीके की भाषा यूज करते हैं, है ना, एक दूसरे तरीके के बिहेवियर डिस्प्ले करते हैं। मतलब आप, मतलब कोई एक सिंगल पर्सन नहीं, ऑल ऑफ यू आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। या आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग जो हैं एक किसी को देख के एक तरीके से बिहेवियर करते हैं और फिर वो जब चला जाता है तो फिर नॉर्मल बिहेवियर में आ जाते हैं, है ना। Like a couple is moving in our university। आप में से बहुत सारे लोग तो यूनिवर्सिटी में, अच्छा आप सारे लोग यूनिवर्सिटी आ चुके हैं, नहीं कुछ लोग तक यूनिवर्सिटी नहीं है, उनको भी पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसलिए तो मैंने हजारों बार देखा है कि a couple is moving in this university, they are completely in themselves। फिर वो किसी फैकल्टी मेंबर को देखते हैं या किसी को देखते हैं तो इधर भाग जाते हैं, है ना, एज इफ कि पता नहीं क्या, और फिर उसका फिर से नॉर्मलाइज हो जाते हैं। मतलब क्या है कि we display different types of behaviors, first thing। second thing, जब आपको ब्रेक फ्री करने का मौका मिलता है तो आप ब्रेक फ्री कर जाते हो। जब आपको अथॉरिटी मिल जाती है तो हो सकता है उस अथॉरिटी के चलते आप कभी कभार कुछ ऑप्रेसिव बिहेवियर्स भी करें। एंड कभी कभार जब ड्यूटी होती है तो अभी जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस में आके आपको समझ में आएगा, तो आप रैशनलाइज भी कर लेते हो, irrespective of the fact that I'm killing people, beating people, making people's life hell, but that's my duty, that's my work, है ना। तो इस तरीके की भी चीजें होती हैं। But allow me to complete। जो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट था, जिसको कि हम ओबीडियंस टू अथॉरिटी कहते हैं, तो उसमें एक चीज है, ऐसे तो ओबीडियंस और कॉम्प्लायंस में भी डिफरेंस होता है, आप ये सारी चीजें वेबसाइट्स में भी देख सकते हो, पर मैं कुछ थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट या थोड़ा सा डिफरेंट चीजों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। वो ये है कि जब लोगों को एक सर्टेन टास्क करने के लिए दिया जाता है तो दे डू थिंग्स इन अ वे जिसमें कि वो फिर सुनते नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऑल्दो, जैसे मैं बताता हूँ कि इन 1970 ये एक्सपेरिमेंट ओबीडियंस टू अथॉरिटी वाला किया गया था येल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसमें ये था एन एक्सपेरिमेंट इन अनदर पर्सन हु वाज हिडन बिहाइंड द सीन। इफ दी, देखो क्या है कि कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका कुछ आंसर देना है, तो एक तरफ से आपको क्वेश्चन पूछना है, दूसरी तरफ से वो आपको आंसर देगा। अगर वो आंसर सही दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ से एक बटन प्रेस करोगे, वो बटन प्रेस करने से उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे, ठीक है ना। तो ये बोला गया है तो और इलेक्ट्रिक शॉक लगने पे सामने वाला चिल्लाएगा, ठीक है।
तो इवन इफ उसमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, इवन इफ कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है क्वेश्चन जैसे ही गलत किसी ने आंसर दिया तो इलेक्ट्रिक शॉक दबाया, लगातार दबाया, 2-3 बार दबाया, 4 बार दबाया। लिखिए द वॉलंटियर्स जो है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, द अथॉरिटी फिगर अश्योर्ड द वॉलंटियर्स दैट दीज शॉक्स दो पेनफुल वर नॉट फेटल एंड वुड हेल्प टू improve the scoring on the test. Although the shocks were fictional, the actor behind the screen would scream in pain as the volunteer pressed the button. 60% of the volunteers continued to administer the shock despite these being obvious signs of pain and their own feelings of stress. आपको सामने वाले को बताया गया है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो उनकी मेमोरी ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना है ना, आप लोग भी समझदार हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैंने बोला कि अगर कोई ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो उसको 2 डंडे लगाना, ठीक है ना, और 2 डंडे लगाने पे जो है वो सामने वाला खूब चिल्ला भी रहा है, या शॉक्स देने पे जो है खूब चिल्ला भी रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शॉक देके या डंडे देके क्वेश्चन नहीं होगा, आपको जो है उसको सिखाना या पढ़ाना पड़ेगा। आप उसको ठीक ठाक मार पीट रहे हैं या ठीक ठाक शॉक्स दे रहे हैं एंड सो मेनी थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट, ऑल बिकॉज कि यू हैव द ओबीडियंस टू अथॉरिटी, क्योंकि आपके अथॉरिटी ने ये काम करने के लिए कहा है। एंड वी समहाउ फॉरगेट मेनी अ टाइम्स आवर रैशनैलिटीज। कहते भी हैं, while behaviorists such as Milgram focus on the conditions within which we learn our roles, the phenomenological perspective looks at how the active creative human actor construct her or his social world. ठीक है, बात पता है क्या है? बात ये है कि हम we do not choose to rationalize, we usually choose to follow. ये अंग्रेजी में कहावत है, शायद मैंने बहुत बार बोला भी है कि very few people in this world can lead and very few people in this world can stop themselves from following those leaders. तो we do not rationalize, ठीक है ना। अगर हम सोचने बैठे तो हमको लगेगा कि हम बहुत गलत काम करते हैं या हम सही काम नहीं कर रहे, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम सोचते ही नहीं है, हमें जो बोला गया है हम करने लग जाते हैं, या अगर हम थोड़ा सा सोच के फंस जाते हैं तो फिर हम जो है क्या करते हैं, हम उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, जो कि थर्ड यानी कि लियोन फेस्टिंगर का ऑपरेशन था, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोलते हैं। Leon Festinger has offered a more detailed account of the personality conflicts which result in carrying out of an act of torture. He calls that his theory of cognitive dissonance, and it involves a belief that torturers need to distance themselves from the actions because a tension inevitably occurs between a recognition of cruelty of torture on one hand and the belief in one's own sense of moral decency on the other. तो यूजुअली क्या करेंगे लोग कि अगर वो इस तरीके के एक्ट्स करते हैं या इस तरीके के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं या इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो भी वो अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। डिस्टेंस कर लेते हैं का मतलब क्या हुआ कि वो मानते हैं कि ये मेरा जॉब है, या मुझे जो है इस चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोच के नहीं हो पाएगा कुछ, है ना, या यहाँ पे या इन मैटर्स में सोचना बेकार है, सो आई शुड नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है या ये जो बिलीफ प्रिंसिपल है, दिस मेक्स पीपल नॉट गो फॉर दीज थिंग्स, या वो जो है उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी कि व्हाट आई एम डूइंग और वेदर आई शुड बी डूइंग दिस को दरकिनार कर देते हैं ना, उसको जो है हटा देते हैं, अपने जहन से हटा देते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसके ऊपर सोच के भी कुछ नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी, वो मेरी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप गलत से गलत काम कर रहे हैं या आप बहुत ही इनह्यूमन काम कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो इतना इनह्यूमन काम करते हैं या आपको आपके मतलब आपके कॉन्शियस में या आपके जहन में आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत गलत कर रहे हो, तो फिर वो बोलते हैं कि यार ये मेरा काम है, मुझे करना पड़ता है एंड सो ऑन, या फिर मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचता, मुझे इससे अलग होना पड़ता है एंड ऑल। एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी torturous, say in their job and this and that, but on the other hand when they go back home, है ना, they are equally like a normal person at their places, playing with their kids, having a very good relationship with their relatives and so on. तो
सारी चीजें वो मैनेज या मेंटेन कर लेते हैं। तो कभी कभार जो एक क्वेश्चन बनता है कि लोग इतना इनह्यूमन टॉर्चर किसी को कैसे कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वही है कि या तो वो रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे जिम्बार्डो कहता है, ठीक है ना, या तो फिर वो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है जो कि किसी कारण से डेवलप हुई है ना। और लोग जो है ये मानते हैं कि सीरियसली मानते हैं कि कुछ लोग जो है वो टॉर्चर के ही या प्रताड़न के ही जो है वो है। तो बहुत सारे जो है रिलीजियस टेक्स्ट में भी बोला जाता है कि ये लोग जो है इनको मारना चाहिए, इनको पीटना चाहिए, है ना। तो ये बहुत सारे टेक्स्ट में मिलता है, या बहुत सारी विचारधाराओं में, चाहे वो रेसिज्म हो चाहे वो कास्टिज्म हो, उसमें भी ये कहा जाता है कि जो कुछ इस तरीके के लोग हैं उनको मारना पीटना चाहिए। जैसे कुछ दिनों से आयुष हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। तो जो नेशनलिस्ट अप्रोच के लोग होते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो भी थोड़े से सब नेशनलिस्ट हैं, फॉरगेट अबाउट एंटी नेशनलिस्ट या क्रिटिकल टुवर्ड्स नेशनलिज्म, जो थोड़े से सब नेशनलिस्ट भी हैं, यानी कि पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा सा कम रह गए, उनको भी जो है देश से खत्म कर देना चाहिए, है ना। और वही एक फासिज्म या नाजी आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। और उसके कारण से जो है उन्होंने काफी सारे यातनाएं या काफी सारे लोगों को जो है कंप्लीटली, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के वेबसाइट में भी जा सकते हैं, आपको टॉर्चर के ऊपर काफी मटेरियल मिलेगा। मैं ये सारे वेबसाइट के लिंक्स भी जो है इस वीडियो को जब अपलोड करूंगा तो उसमें लगा दूंगा, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। और स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी में तो है ही, तो वो भी देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने आप को उन डिकोटॉमीज से या उन, जिसे मुझे कहना चाहिए डिलेमास से दूर कर लेते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मैं कैसे कर लेता हूँ। क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग को ना बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरे ह्यूमन बीइंग की चीख या यातनाएं देख के, झेल नहीं पाता, यूजुअली लोग देख नहीं पाते, है ना। तो अगर वो एक्सट्रीम एंगर में है या एक्सट्रीम हेट्रेड में है, या फिर उन्होंने अपने आप को कॉग्निटिवली डिसोनेंस की अंडरस्टैंडिंग में लेकर आ गए हैं, है ना, या अपने आप को जो है अलग कर लिया है, इंडिफरेंट कर लिया है इन सब चीजों से, तो फिर वो कर लेते हैं। तो बताने वाली बात क्या थी कि हाउ स्टेट एंड इट्स ऑर्गन एक्चुअली कैरीज ऑन सच इनह्यूमन एक्ट्स विद द सब्जेक्ट्स। तो ये चीज जो है थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि साइकोलॉजिकली बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि ये बताती है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स ये सारी चीजें कर लेते हैं और हमें वो चीजें पता होनी चाहिए। इसके आगे अगर आप देखें तो आपके बुक में एक चीज और है जिसको कि अगेन आप इंटरनेट पर सर्च करें आपको तो बहुत इजीली मिल जाएगा, दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल इन्वॉल्वमेंट इन टॉर्चर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन अब उतना नोबल नहीं रहा। टॉर्चर और डेथ पेनल्टी दोनों में ही जो है मेडिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ चढ़ के आया है, और उसने जो है उसको क्लिनिकल के नाम पे जो है और टॉर्चरस और पेनफुल बना दिया है फॉर दी सब्जेक्ट्स और दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, ठीक है। और इसके कारण से जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन है उसने, आप मैं उसका भी लिंक भेज दूंगा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे असेसिंग टॉर्चर टेक्निक्स या ट्रेनिंग अदर्स इन टेक्निक्स, असेसिंग डिटेनीज फिटनेस, मॉनिटरिंग टॉर्चर, एडमिनिस्ट्रिंग पनिशमेंट, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने बताया कि व्हाट आर दी डूज एंड डोंट्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स। लेकिन बात यह है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स उसके बाद भी, जैसे तो एक डॉक्टर का नाम ही है, उसका नाम था दी हैंगिंग श्रीक, है ना, हम जब डेथ पेनल्टी पढ़ेंगे तो बताएंगे, डॉक्टर जेम्स क्रिक्सन नाम है उनका। ही वाज कॉल्ड द हैंगिंग श्रीक क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते थे कि बताओ कैसे करके जो है और प्रॉब्लम और ये करना है ना, विक्टिम्स को, और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, परेशान करेंगे एंड दिस एंड दैट। तो मेडिकल प्रोफेशंस और मेडिकल इन्वॉल्वमेंट भी जो है बहुत ज्यादा है to administer torture as well as to administer death penalty. In fact, जिन्होंने इलेक्ट्रिक चेयर बनाया था वो भी मेरे ख्याल से कोई डेंटिस्ट थे, आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इन द नेम ऑफ कि हम टॉर्चर, वो डेथ पेनल्टी को जो है क्लिनिकल करेंगे, बट एक्चुअली क्लिनिकल है नहीं। जब मैं आपको डेथ पेनल्टी और लीथल इंजेक्शन और इलेक्ट्रिक चेयर्स के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो जो भी है, तो ये जो है कुछ मैटर्स हैं जो कि आपके बुक में दिए गए हैं, और मुझे लगता है कि
आप इनको देखेंगे तो आप समझ जाओगे कि किस किस तरीके से जो है टॉर्चर एडमिनिस्टर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्योंकि ये ग्रेव ह्यूमन राइट वायलेशन है और सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और जैसे मैंने बताया भी था कि ये नेसेसरी भी है, or else there is no information or there is no way that you can carry out information or say elicit the information. तो obtaining information is a must for country's sovereignty, है ना, जो भी उनके अगेंस्ट में, तो ये चलता रहता है। लेकिन इनको छोड़कर मेरा आज ये मानना है कि 2-3 चीजें और जो है मैं आपको बता दूं बिफोर वी मूव फर्दर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डेफिनेटली वी कैन डिस्कस दोस थिंग्स एज वेल। कुशल आपने हाथ उठाया है। सर मैं कह रहा था कि मतलब बिना टॉर्चर के ये काम नहीं हो सकता। कल क्लास में आए थे क्या? यस सर। तो मतलब कुछ ऐसा उस बंदे को कुछ खिला दें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो कल क्लास में आए थे क्या? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया था कल। अच्छा, तो मैंने ये सब चीजों के बारे में बोला है ना, कि अभी नहीं है तभी तो ये करना पड़ता है, जब होगा तो कर लेना, है ना। एनीवेज, टॉर्चर इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी। ये चीज जो है थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, और इसमें एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इन्वॉल्व है। हाँ, और जैसे मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट जब होता है किसी चीज का तो उसको बंद नहीं किया जाता, या उसके लिए जो है नए नए तरीके निकाले जाते हैं। टॉर्चर के इक्विपमेंट्स बहुत ही अब वेल डेवलप्ड हो गए हैं, उससे आप बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हो, और आज जो है वो $1 मिलियन इकोनॉमी है, और इसलिए जो है टॉर्चर के टेक्निक्स को एडमिनिस्टर करना या टॉर्चर को जो है सभी लीगल कोड्स में रखना जो है अभी भी एक मस्ट है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, in 1995 the Channel 4 documentary series Dispatches commissioned an important and controversial film, The Torture Trail. In it, reporter Martin Gregory posed as a British contact working for a fictional Lebanese buyer looking to purchase electroshock batons. Since 1988, it has been illegal for companies to sell these batons to the UK market, but not to export them. The film uncovered some disturbing secrets. It became evident that the purchase of 15,000 items of electroshock equipment, even by representatives of countries with poor human rights records, was easy. Various companies were incriminated in the sale of torture equipments, disgeniously labeled internal security or riot control equipment. A Birmingham-based firm, Hyatt and Company Limited, which has been unmasked by a national newspaper some years before for selling leg irons to brutal regimes around the world, continued to operate via its US-based distributor. Another legitimate corporation, ICL Technical Plastics, based in Scotland, backed by senior officials in business and the police, knowingly sold batons to South Africa during the era of apartheid. और ये सारी चीजें चलती रहती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, कोई इलेक्ट्रिक शॉक बेटन्स जो है बना रहा है, तो कोई कुछ बना रहा है। फिर इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, जहाँ पे रेजीम बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पे बहुत सारी चीजों को अलाउ नहीं करती है, लेकिन जो चीज जहाँ अलाउ नहीं होता है वो चीज वहाँ पे सबसे ज्यादा अलाउड होता है, ये भी आपको पता होगा। तो उसके सिर्फ रेट्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिकली जो है वो या फाइनेंशियली जो है वो थोड़ी सी बर्डनसम होती है, लेकिन फिर उसका जो है मार्केट होता है, उसके पीछे बहुत सारे मिडिल मैन होते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है उनको सपोर्ट करती हैं एंड सो ऑन। तो टॉर्चर को अगर हम देखते हैं यूजुअली, तो ये एक स्टेट इंड्यूस्ड फियर मैकेनिज्म या सप्रेसिंग डिसेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो एन इकोनॉमी, है ना। और इकोनॉमिकली वो जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता है। मैं भी अब जब डेथ पेनल्टी पढ़ाऊंगा तो डेथ पेनल्टी में भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। तो बात ये है कि टॉर्चर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, और मेरे ख्याल से जब तक इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स या इस तरीके के इक्विपमेंट्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा जिसको कि जिसके द्वारा इसको
किए बगैर भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। और एक चीज और है जिसको कि आपको वर्ल्ड ऑर्डर में समझ में आना चाहिए। अगर यही कंपनीज जो कि अभी टॉर्चर में या टॉर्चर के इक्विपमेंट्स एंड दिस एंड दैट में जो है काम कर रही है, अगर ये कंपनीज दूसरे वाले रिसर्चेस कर लेगी जिसमें कि हम विदाउट गेटिंग सो फिजिकल या सो वायलेंट आप इंफॉर्मेशन निकालना सीख जाओगे, तो या तब तक जो है इनको हटाने नहीं दिया जाएगा। अगर यही कंपनीज इन्वॉल्व हैं तो फिर हाँ, वो धीरे धीरे आप उसमें शिफ्ट कर सकते हो या शिफ्ट कर जाओगे, नहीं तो फिर वो आपको शिफ्ट करने नहीं देंगे। ये भी एक इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग है। ये मुझे नहीं पता आप से कितने लोगों को समझ में आता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज। ये एक ओपन सीक्रेट अगेन है जो आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज और जैसे अभी तो इलेक्ट्रिक कार्स या इलेक्ट्रिक फ्यूल्स की बात हो रही है, इससे भी आगे की टेक्नोलॉजीज जो है बहुत पहले आ चुकी है, लेकिन एक ऑयल पॉलिटिक्स के चलते जो है किसी ने उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है स्पॉन्सर नहीं किया या रोका, और जो है अभी भी हम कन्वेंशनल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल पे जो है डिपेंडेंट है। हालांकि अब आने वाले 5 से 10 साल में नहीं रहेंगे, वी विल मोर और लेस शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी आगे की जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो चुकी थी, लेकिन उनको बढ़ने नहीं दिया गया, जिसमें वाटर एज अ फ्यूल एंड एयर एज अ फ्यूल जो है एंड सनलाइट आल्सो एज अ फ्यूल को जो है काफी बढ़ावा मिला था। लेकिन वो इसलिए नहीं करने दिया, नहीं तो ये जो पूरी की पूरी ऑयल इकोनॉमी है वो ठप हो जाएगी, है ना। तो अभी पहले ऑयल इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं या जो ऑयल कॉर्पोरेशन है वो दूसरी चीजों में शिफ्ट कर रही है। फिर इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक चीजों को जो है फिर हम लोग एम्ब्रेस कर लेंगे, और आप अपने लाइफ टाइम में दूसरी चीजों को भी देख के जाओगे। मैं शायद नहीं देख के जाऊंगा, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड जो चीजें हैं उससे बाहर नहीं निकलेंगे आने वाले 50 साल में। तो ये सब चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और उससे और क्लियर होता है। तो जो समझने की बातें हैं या चीजें हैं वो ये है कि हर एक चीज में ना कहीं इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है। जैसे जब हम आगे चल के डेथ पेनल्टी पढ़ाएंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपने देखा होगा ना, बहुत बार जब कसाब को हमारे इंडिया में रोक के रखा गया था, तो बहुत सारे लोग चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, ये कहते थे कि उसको बिठा के खिला रहे हो, मोटा कर रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, उसको कब मारोगे कब मारोगे कब मारोगे, और उसका टॉर्चर भी चलता रहा है। जो भी है इन्फॉर्मेशन जो निकाले उसका फाइनली उसको डेथ पेनल्टी दी गई। तो डेथ पेनल्टी में भी एक आर्गुमेंट आता है कि किसी को जो कि एक सोशल आउटकास्ट है या एक क्रिमिनल है, एक सीरियस और बहुत ही जिसे कहना चाहिए रिपीट ऑफेंडर है, तो उनको हम बिठा के क्यों खिलाएं जेलों में रख के, है ना, उनको खत्म नहीं करते। तो इकोनॉमिकली भी जो है वो बहुत सूटेबल होता है कि जो है ऐसे लोग को टर्मिनेट कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को जो है खत्म कर देना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से टॉर्चर का भी जो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर कोई चीज डेवलप कर भी लेंगे तो भी इसको काफी सालों तक यूज करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं ना कि इंफॉर्मेशन निकालना है। अगर सपोज कि कोई लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनको पकड़ के उनको कोई ट्रुथ सेरम दे के कोई सच थोड़ी निकलवाना होता है, उनको तो मारना पीटना होता है, लाठी चार्ज करना पड़ता है। और कभी कभार तो लोग निहत्थे होते हैं या उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं होते हैं, उनको घेर के भी बहुत मारा जाता है। आपने में से ज्यादातर लोगों ने शायद इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन या इस तरीके की वो चीजें नहीं देखी हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, वो जो है ऐसे लोगों को इस तरीके से पीटती मारती है दैट दे आर वेजिटेबल, जबकि वो बहुत शांति से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन उस पे भी जो है बहुत एक्सेसिव लाठी चार्ज या टॉर्चर इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो लाठियां हैं ये खरीदी जाती हैं और ये लाठियां टूटती भी हैं, फिर से री-खरीदनी पड़ती हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था और मैं आज भी बोलूंगा और हमेशा बोलता रहूंगा कि स्टेट हमेशा गलत नहीं होती है, पहली चीज। और स्टेट को भी जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, या स्टेट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फॉर दैट मैटर, और उसके चलते वो कभी कभार
तो ऑब्वियसली एग्जैजरेशन करती है, लेकिन कभी कभार वो रिक्वायरमेंट भी होती है। और जैसे मैंने एक चीज और बोली थी, इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा कि अ फ्यू people and their dissent is not going to move the state, है ना। और अगर आप अपना डिसेंट शो करते रहेंगे तो स्टेट आपके ऊपर उतनी ही कड़ाई से बरपेगी या से बरसेगी। तो ये चीजें भी जो है हमें पता होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए, तभी आप क्लियर कट एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर पाओगे। जहां तक बात रही ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स में ऐसा होता है कि अगर वायलेंस बढ़ता है ना, या स्टेट इंड्यूस्ड वायलेंस बढ़ता है, तो हम ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में नीचे आ रहे होते हैं। बट अगेन इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला था, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, या स्टेट को जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर कोई भी इस तरीके का डिसेंट है तो उसको रोकना भी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है स्टेट का, है ना। तो जैसे दोनों ही तरफ स्टोरीज होती हैं, कभी स्टेट गलत होता है, कभी लोग गलत होते हैं, कभी स्टेट सही होता है, कभी लोग सही होते हैं। तो ये चीज भी समझ में आना चाहिए। और जैसे मैंने कल आप लोगों को बोला था, शायद मैंने एक छोटा सा वीडियो काट के भी डाला है, कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि स्टेट क्यों ऐसा कर रहा है और स्टेट का उसमें क्या वो है, ठीक है ना। और इसी तरीके से स्टेट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स को क्यों नहीं पूरा करेगा वो, है ना। या अगर कोई माइनॉरिटी से माइनॉरिटी डिस्टिंक्ट वॉइस है तो उसको भी सुनना या उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। वो कुछ 10 लोगों की या 100 लोगों की भी रिक्वायरमेंट होना हमारे इतने बड़े देश के अंदर, तो भी उसको सुनना जरूरी है। और अगर पॉसिबल है स्टेट के लिए तो उसको पूरा करना भी चाहिए। एंड द सेम गोज फॉर दोज 10 and 100 पीपल एज वेल, कि उनको भी ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है और ऑब्वियसली नहीं है कि उसको स्टेट सुन पाए या वो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरी कर पाए, है ना। तो ये दोनों ही तरफ से जब समझेंगे तब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक प्रॉपर वर्ल्ड ऑर्डर बनता है। लेकिन क्योंकि हम, जैसे मैंने बोला भी है कल भी, कि क्योंकि हम एक तरफ से देखते हैं ना, अपने तरफ से देखते हैं, हम मुझे ये चाहिए, मेरे ये हक या मेरे हित जो है चाहिए, मैं दूसरे तरफ से नहीं देखता कि दूसरे की जो है क्या रिक्वायरमेंट्स है ना। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टॉर्चर।